आज के इस नए और बेहद दिलचस्प गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का एक ऐसा पर्दा उठाती है जिसके पीछे की जटिलता अक्सर आम नज़रों से छिपी रहती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो असल में हमारे आसपास की हर चीज को आकार देता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आज की इस गहरी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है द कैटिया लाइफ साइकिल फ्रॉम स्केच टू सिमुलेशन नामक एक बहुत ही विस्तृत लेख। हमारा मिशन ये समझना है कि ऑटोमोटिव और एरोस्पेस जैसी भारी भरकम इंडस्ट्रीज में कोई भी विचार महज एक साधारण रेखाचित्र से शुरू होकर एक पूरी तरह से तैयार, सिमुलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी प्रोडक्ट में कैसे बदल जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक ही नाम है, कैटिया। सही कहा, कैटिया, जिसका पूरा नाम कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन है। लेकिन स्रोत को पढ़ने के बाद मुझे ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं लगता। इसे सिर्फ एक 3D डिजाइनिंग टूल मान लेना बहुत बड़ी तकनीकी भूल होगी। स्रोत सामग्री इस बात पे बहुत जोर देती है कि कैटिया असल में डिजाइन, इंजीनियरिंग, सिमुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस का एक संपूर्ण और व्यापक सूट है। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जिसे हम PLM कहते हैं, उसके हर एक पहलू को कवर करता है। इसका मतलब है कि विचार के जन्म से लेकर उसके डिजिटल परीक्षण और अंततः कारखाने की मशीनों द्वारा उसे तराशे जाने तक का पूरा सफर, सब कुछ इसी एक वातावरण में तय होता है। और शायद इसीलिए ऑटोमोटिव या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसका इतना इस्तेमाल करती हैं। हाँ, क्योंकि ये साइलोज में काम करने के बजाय, अलग अलग टीमों को अलग अलग सॉफ्टवेयर देने के बजाय पूरी प्रक्रिया को एक ही धागे में पिरो देता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है कि ये सिर्फ एक ड्राइंग टूल नहीं है। तो अगर इस डिजिटल सफ़र की शुरुआत को देखा जाए तो हर विशाल और जटिल मशीन की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी चीज से होती है, एक प्रारंभिक स्केच। द प्रिलिमिनरी स्केच। हाँ, स्रोत सामग्री बताती है कि कैटिया में भी डिजाइन की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन ये किसी डिजिटल कैनवास पर मुक्त हाथ से पेंटिंग करने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक शब्द का जिक्र बार बार आता है, कंस्ट्रेंट्स। डिजिटल स्केचिंग में सटीकता या प्रिसिजन ही सब कुछ है। कंस्ट्रेंट्स वो गणितीय और ज्यामितीय नियम हैं जो इस सटीकता को सुनिश्चित करते हैं। हम सिर्फ लकीरें नहीं खींच रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब स्क्रीन पर 2 लाइनें खींची जाती हैं तो वो सिर्फ पिक्सल नहीं होती, उनके बीच एक बाकायदा संबंध स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि यह तय कर दिया जाए कि 2 लाइनें हमेशा एक दूसरे के समानांतर रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, हाँ, या कोई विशेष कोण बनाए रखेंगी, तो इसे कंस्ट्रेंट माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भविष्य में डिजाइन में बदलाव होते हैं तो ये बुनियादी नियम सुनिश्चित करते हैं कि पूरा का पूरा ढांचा बिखर ना जाए। इसी कारण स्रोत सामग्री में ये सलाह दी गई है कि हमेशा साधारण आकारों जैसे लाइन, सर्कल और आर्क से शुरुआत करनी चाहिए। एकदम सही। अगर नींव ही बहुत जटिल ज्यामिति से भर दी जाए तो बाद में उसमें बदलाव करना किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। बेसिक शेप से शुरू करो और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ। लेकिन एक 2D स्केच, चाहे वो कितना भी सटीक क्यों ना हो, वो एक कार या हवाई जहाज तो नहीं बन सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस बुनियादी ढांचे के बाद जो असली चुनौती आती है वो है इसे 3D मॉडल में ढालने की। और यहीं पर 2D ज्यामिति एक भौतिक आकार लेने लगती है। स्रोत में एक्सट्रोड, रिवॉल्व और स्वीप जैसे फीचर्स का जिक्र है जो 2D रेखा चित्रों को 3D वॉल्यूम में बदलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो तकनीक पूरी इंडस्ट्री को बदलकर रख देती है वो है पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग, इसके बारे में स्रोत में काफी गहराई से बात की गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि डिजाइन के हर हिस्से को पैरामीटर्स या गणितीय चरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस पहलू पर थोड़ी और बात होनी चाहिए। इसका मतलब है कि डिजाइन में कुछ भी फिक्स्ड या पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे मान लीजिए, यदि किसी हवाई जहाज के पंख की लंबाई को 2 मीटर बढ़ाना हो तो इंजीनियर को पूरा पंख दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, केवल एक पैरामीटर बदलने से उससे जुड़े हुए सारे हिस्से, चाहे वो अंदरूनी सपोर्ट स्ट्रक्चर हो या बाहर की सतह, वो अपने आप उस नए आकार के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। ये तो बहुत सारा समय बचाता होगा। सटीक विश्लेषण है। इंजीनियरिंग में डिजाइन पहली बार में कभी फाइनल नहीं होता, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पैरामेट्रिक मॉडलिंग के बिना हर एक छोटे बदलाव पर हफ्तों का समय बर्बाद होता। और इसके साथ ही फीचर बेस्ड डिजाइन का भी उपयोग होता है ना? हाँ, जहां मूल 3D आकार बन जाने के बाद उसमें बारीक डिटेल्स जोड़ी जाती हैं,
जैसे कि होल्स बनाना, फिलेट्स यानी किनारों को गोल करना, और चैम्फर्स मतलब किनारों को तिरछा काटना। और ये सारे फीचर्स भी पैरामीटर से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। जब हम फीचर बेस्ड डिज़ाइन और असेंबली डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसे एक तरह से डिजिटल लेगो ब्लॉक्स की तरह समझा जा सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, जहाँ अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक बड़ी मशीन बनती है। स्रोत सामग्री के अक्सर पूछे जाने वाले सवालों वाले हिस्से में ये दावा किया गया है कि कैटिया बड़े असेंबली मॉडल्स को बहुत आसानी से संभाल सकता है। लार्ज असेंबलीज। लेकिन व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो एक आधुनिक कमर्शियल हवाई जहाज में 60 लाख से ज्यादा पुर्जे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो इतनी भारी कंप्यूटेशनल शक्ति आम इंजीनियरिंग फर्म्स कैसे संभालती हैं? क्या लाखों पुर्जों को एक साथ स्क्रीन पर रेंडर करने से सिस्टम क्रैश नहीं हो जाता? ये एक बहुत ही वाजिब तकनीकी सवाल है। लाखों पुर्जों को एक साथ स्क्रीन पर पूरी डिटेल के साथ रेंडर करना किसी भी सुपर कंप्यूटर को घुटनों पर ला सकता है। वही तो। लेकिन केटिया का आर्किटेक्चर इसी चीज के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। सॉफ्टवेयर स्मार्ट तरीके से मेमोरी का प्रबंधन करता है। वो कैसे? जो पुर्जे स्क्रीन पर सामने नहीं है या उस समय जिन पर काम नहीं हो रहा है, उन्हें सिर्फ एक हल्के प्रॉक्सी या बाउंडिंग बॉक्स के रूप में लोड किया जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक डमी बॉक्स जैसा दिखता है वो? एग्जैक्टली। जब इंजीनियर किसी विशिष्ट हिस्से को जूम इन करता है या उस पर क्लिक करता है, तभी उस हिस्से की पूरी ज्यामिति और उसका भारी डेटा मेमोरी में खींचा जाता है। ओह, ये मेमोरी प्रबंधन सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की एरोस्पेस कंपनियां इतने विशाल मॉडल्स पर बिना सिस्टम क्रैश के काम कर पाती हैं। हाँ, ये बहुत ही कुशल सिस्टम है। अब मान लिया जाए कि एक बेहतरीन 3D मॉडल तैयार हो गया है, लाखों पुर्जे अपनी जगह पर फिट हैं, लेकिन स्क्रीन पर वो अभी भी सिर्फ एक ग्रे रंग का ढांचा दिखता है। बिना मटेरियल के वो सिर्फ एक खाली डिजिटल कैनवास है। स्रोत सामग्री अगला कदम मटेरियल और टेक्सचर लागू करने को बताती है। क्या ये सिर्फ मॉडल को प्रेजेंटेशन के लिए सुंदर बनाने की कवायद है? दिखने में ये विजुअल रियलिज्म की तरह लग सकता है। हाँ। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से वैज्ञानिक है। मतलब ये सिर्फ रेंडरिंग के लिए नहीं है? नहीं, कैटिया की मटेरियल लाइब्रेरी सिर्फ रंगों का पैलेट नहीं है। जब किसी पुर्जे पर एल्यूमिनियम या टाइटेनियम का मटेरियल लगाया जाता है, तो सॉफ्टवेयर उस पुर्जे के साथ असली दुनिया के भौतिक गुण जोड़ देता है। भौतिक गुण जैसे कि? उसका घनत्व, उसका लचीलापन, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब उस डिजिटल मॉडल में फीड हो जाता है। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि कस्टम मटेरियल भी बनाए जा सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फीचर है। अगर कोई कंपनी एक नया कार्बन फाइबर कंपोजिट विकसित कर रही है जो लाइब्रेरी में नहीं है, तो उसके सटीक भौतिक गुणों को सॉफ्टवेयर में डालकर एक नया डिजिटल मटेरियल तैयार किया जा सकता है। अगला चरण सिमुलेशन पूरी तरह से अर्थहीन हो जाएगा। सिमुलेशन। तो हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, सिमुलेशन और विश्लेषण। यही वो चरण है जहां भौतिक दुनिया के नियम इस डिजिटल मॉडल पर लागू किए जाते हैं। स्रोत में 3 मुख्य प्रकार के सिमुलेशन का विस्तार से वर्णन है। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। हाँ, जिसे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या FEA के सिद्धांतों पर चलाया जाता है। इसमें मॉडल पर दबाव या भार डाला जाता है और ये मापा जाता है कि उसमें कितना तनाव, खिंचाव और विरूपण आ रहा है। स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन। इसे अगर एक उदाहरण से समझा जाए तो एक कार के सस्पेंशन आर्म को डिजिटल रूप से उन झटकों से गुजारा जाता है जो उसे असली सड़क पर गड्ढों से महसूस होंगे। बिल्कुल सही। और ये सब बिना लोहे का एक भी असली टुकड़ा तोड़े होता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा है थर्मल एनालिसिस, जो गर्मी के वितरण और तापमान के प्रभावों का मूल्यांकन करता है। जैसे किसी हाई परफॉर्मेंस इंजन में? हाँ, या फिर लैपटॉप के मदरबोर्ड को डिजाइन करते समय ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होगा और उस गर्मी को बाहर कैसे निकाला जाए ताकि उपकरण सुरक्षित रहे। और तीसरा सिमुलेशन, जो शायद सबसे ज्यादा जटिल और दिलचस्प है, वो है फ्लूइड डायनामिक्स। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD। ये डिजाइन के आसपास या उसके अंदर से तरल पदार्थ यानी हवा या पानी के बहाव का सिमुलेशन करता है। जैसे एक फॉर्मूला 1 कार के ऊपर से हवा कैसे गुजरेगी? एग्जैक्टली। कहाँ हवा का दबाव सबसे ज्यादा होगा और ड्रैग को कैसे कम किया जाए, ये सब इसके जरिए जांचा जाता है। फ्लूइड डायनामिक्स की भौतिकी अपने आप में बहुत ही जटिल है, लेकिन इन सब सिमुलेशन के सटीक होने की क्या गारंटी है?
स्रोत में मैश क्वालिटी और यथार्थवादी बाउंड्री कंडीशन का बार बार जिक्र आता है। सिमुलेशन की सटीकता पूरी तरह से इन्हीं दो चीजों पर निर्भर करती है। सिमुलेशन करने से पहले सॉफ्टवेयर पूरे 3D मॉडल को लाखों छोटे-छोटे ज्यामितीय टुकड़ों में बांट देता है, जिसे मैश कहते हैं। मैश जितना बारीक और उच्च गुणवत्ता का होगा, गणना उतनी ही सटीक होगी, राइट? बिल्कुल। लेकिन बारीक मैश का मतलब है गणनाओं की संख्या का करोड़ों में पहुंच जाना, जिसके लिए भारी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। और दूसरी चीज है बाउंड्री कंडीशन। यानी डिजिटल वातावरण की परिस्थितियां असली दुनिया से बिल्कुल मेल खानी चाहिए। अगर हवा की गति या तापमान के शुरुआती आंकड़े ही गलत डाल दिए गए तो पूरी सिमुलेशन रिपोर्ट गलत हो जाएगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसी बात से स्रोत के FAQ सेक्शन का एक बहुत दिलचस्प बिंदु सामने आता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या कैटिया रियल टाइम सिमुलेशन कर सकता है। ये एक बहुत ही आम सवाल है। और स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि कैटिया आमतौर पर रियल टाइम सिमुलेशन के लिए नहीं जाना जाता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है। आजकल कई सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो डिजाइन बदलते ही तुरंत रंगीन सिमुलेशन नतीजे दिखा देते हैं। हाँ, जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वे रियल टाइम नतीजे अक्सर अनुमान या अप्रॉक्सीमेशन पर आधारित होते हैं। कैटिया का मुख्य उद्देश्य गहरी, सटीक और विस्तृत इंजीनियरिंग एनालिसिस है। मतलब ये शॉर्टकट नहीं लेता? बिल्कुल नहीं। एक सटीक फ्लूइड डायनामिक सिमुलेशन को प्रोसेस होने में कई घंटे या दिन भी लग सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जहां मानव जीवन दांव पर होता है, वहां अनुमानों से काम नहीं चलता, पूर्ण सटीकता चाहिए होती है। ये बहुत लॉजिकल है। अब मान लिया जाए कि सिमुलेशन पूरा हो गया। सिमुलेशन के नतीजों से जो डेटा मिलता है वो डिजाइन की कमियों को उजागर कर देता है, जैसे कि एक पुर्जा भारी दबाव पड़ने पर बीच में से क्रैक हो रहा है। तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? यहीं से ऑप्टिमाइजेशन की शुरुआत होती है। ऑप्टिमाइजेशन इस पूरी प्रक्रिया का वो चरण है जहां इंजीनियरिंग और एल्गोरिदम का सबसे बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। स्रोत में दो प्रमुख रणनीतियों पर चर्चा की गई है। पहली है DOE यानी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। हाँ। इसमें सॉफ्टवेयर को ये निर्देश दिया जाता है कि वो पुर्जे के विभिन्न पैरामीटर्स जैसे मोटाई, लंबाई, चौड़ाई को व्यवस्थित रूप से बदल कर हजारों कॉम्बिनेशन टेस्ट करें। और अंत में वो कॉम्बिनेशन निकाल कर देता है जो सबसे हल्का भी हो और सबसे मजबूत भी। सही कहा। ये तो इंसानी क्षमता के लिए मैन्युअली करना लगभग असंभव है। लेकिन दूसरी रणनीति टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, ये तो सच में इंजीनियरिंग की पूरी परिभाषा ही बदल रही है। स्रोत के अनुसार यह किसी दी गई जगह में मटेरियल के सबसे बेहतरीन वितरण को खोजता है। टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन को समझना सच में अद्भुत है। इस प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर को बस एक ठोस ब्लॉक दिया जाता है जहां पुर्जा फिट होना है। एक तरह से एक कोरा पत्थर दे दिया जाता है। हाँ, फिर उस पर पड़ने वाले सारे दबाव और भार परिभाषित कर दिए जाते हैं। इसके बाद एक एल्गोरिदम उस ब्लॉक में से उस सारे मटेरियल को हटाना शुरू कर देता है जो कोई भार नहीं सह रहा है। मतलब वो खुद ब खुद मटेरियल काटता रहता है। बिल्कुल। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सिर्फ वही मटेरियल ना बच जाए जो एकदम आवश्यक है। और इसके नतीजे में जो आकार उभर कर आते हैं वे अक्सर बहुत अजीब और जैविक से लगते हैं। ऑर्गेनिक शेप्स। हाँ, वे किसी पेड़ की शाखाओं या किसी एलियन जीव की हड्डियों जैसे दिखते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे सॉफ्टवेयर ने लाखों सालों के प्राकृतिक विकास या एवोल्यूशन की नकल चंद घंटों में कर ली हो। प्रकृति भी तो हड्डियों को वहीं से मजबूत बनाती है जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है और बाकी जगह से खोखला रखती है। ये तुलना एकदम सटीक है। एल्गोरिदम प्रकृति की ही तरह मटेरियल को ऑप्टिमाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती खड़ी होती है। कैसी चुनौती? चुनौती ये है कि ये जैविक या एलियन जैसे दिखने वाले पुर्जे डिजाइन तो हो गए, लेकिन क्या इन्हें पारंपरिक खराद मशीनों या मिलिंग मशीनों पर असल फैक्ट्रियों में बनाना मुमकिन है? पारंपरिक मशीनें तो सीधे कट्स और साधारण ज्यामिति के लिए बनी होती हैं। यही वो जगह है जहां मैन्युफैक्चरिंग तकनीक को भी अपग्रेड होना पड़ा। टोपोलॉजी द्वारा बनाए गए इन बेहद जटिल आकारों को पारंपरिक तरीकों से बनाना अक्सर नामुमकिन होता है। तो फिर इन्हें बनाया कैसे जाता है? इसीलिए इन पुर्जों के निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस 5 एक्सेस CNC मशीनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डिजाइन तकनीक और निर्माण तकनीक दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक शानदार नजरिया है। अब एक ऑप्टिमाइज्ड और पूरी तरह से सिमुलेटेड मॉडल तैयार है, लेकिन ये काम किसी एक कंप्यूटर पर बैठे एक अकेले इंजीनियर का तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। एक आधुनिक कमर्शियल विमान के प्रोजेक्ट में दुनिया भर में फैले हुए हजारों इंजीनियर, डिजाइनर और सप्लायर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं।
ऐसे में समन्वय कैसे होता है? यही वो बिंदु है जहां कैटिया एक साधारण डिजाइन सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर एक पूर्ण पीएलएम प्लेटफॉर्म बन जाता है। स्रोत सामग्री में डॉक्यूमेंटेशन और सहयोग के चरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। जब हजारों लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, तो वर्जन कंट्रोल जीवन रक्षक बन जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई डिजाइन के सबसे नए और प्रामाणिक वर्जन पर ही काम कर रहा हो। क्लाउड बेस्ड समाधानों ने टीमवर्क को और भी निर्बाध बना दिया है। अमेरिका में बैठा कोई इंजीनियर एरोडायनेमिक्स पर काम कर रहा हो सकता है, जबकि उसी समय भारत में बैठी एक टीम उसी विमान के लैंडिंग गियर की टेस्टिंग कर रही हो। और FAQ में ये भी स्पष्ट किया गया है कि कैटिया अन्य कैड सॉफ्टवेयर के साथ पूरी तरह से इंटरऑपरेबल है। इंटरऑपरेबल यानी अगर किसी सप्लायर के पास कोई अलग कैड सिस्टम है तो भी डेटा का आदान प्रदान बिना किसी रुकावट के हो सकता है। हाँ, कोई डेटा लॉस नहीं होता। इस सहयोग के साथ ही डॉक्यूमेंटेशन का भी महत्व है। आज के डिजिटल युग में भी जब मॉडल को मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पर भेजा जाता है, तो कई बार मशीनिस्टों को विस्तृत एनोटेशंस, टॉलरेंस और नोट्स के साथ 2D ड्राइंग्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या ये ड्राइंग्स मैन्युअली बनानी पड़ती हैं? नहीं, कैटिया सीधे 3D मॉडल से ये सटीक 2D डायमेंशंस जनरेट कर देता है, जिससे कोई मानवीय चूक नहीं होती। ये तो बहुत ही एफिशिएंट है। और अब इस पूरी यात्रा के अंतिम तकनीकी चरण की बारी आती है, मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी। डिजिटल दुनिया में सब कुछ परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अंततः असली दुनिया में धातु को काटना ही पड़ता है। यहाँ कैटिया के मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल सीधे 3D मॉडल के डेटा का उपयोग करते हैं। स्रोत में NC यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि कैटिया खुद उन कंप्यूटर नियंत्रित CNC मशीनों के लिए मशीन कोड जनरेट करता है, जिसे G कोड कहते हैं, जो धातु के ब्लॉक को काटकर असली पुर्जा बनाएंगी। सही कहा। और ये प्रक्रिया भी बिना परीक्षण के नहीं होती। मशीन में कीमती धातु डालने से पहले कैटिया में टूल पाथ सिमुलेशन किया जाता है। टूल पाथ सिमुलेशन? हाँ, ये स्क्रीन पर दिखाता है कि CNC मशीन का कटर किस रास्ते से जाएगा, वो कितनी तेजी से धातु काटेगा, और सबसे जरूरी बात, कहीं वो मशीन के ही किसी क्लैंप या पुर्जे से तो नहीं टकरा जाएगा। क्योंकि फैक्ट्रियों में एक मशीन क्रैश की कीमत लाखों डॉलर हो सकती है। बिल्कुल, इसलिए ये डिजिटल ड्राई रन बहुत क्रिटिकल है। इसके साथ ही BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल्स तैयार किया जाता है। बिल ऑफ मटेरियल्स? यह एक बेहद विस्तृत और सटीक खरीदारी की सूची के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, इस सूची में उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक हर एक पुर्जा, हर एक स्क्रू और आवश्यक मटेरियल की पूरी जानकारी होती है। प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन टीमों के लिए ये डेटा रीढ़ की हड्डी के समान है। तो अगर इस पूरी डिजिटल यात्रा को एक फ्रेम में देखा जाए, एक साधारण स्केच से शुरुआत हुई, ज्यामितीय कंस्ट्रेंट्स लगाए गए, पैरामीट्रिक मॉडलिंग के जरिए उसे 3D में बदला गया, असली दुनिया के मटेरियल लागू किए गए और फिर कड़े सिमुलेशन के जरिए उसे हवा, गर्मी और दबाव में परखा गया। फिर टोपोलॉजी एल्गोरिदम ने उसे ऑप्टिमाइज करके एक जैविक आकार दिया। दुनिया भर की टीमों ने क्लाउड पर सहयोग किया और अंततः CNC मशीनों के लिए कोड जनरेट किया गया। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल नहीं है, ये आधुनिक इंजीनियरिंग का पूरा जीवन चक्र है। बिल्कुल, और इस गहन चर्चा की प्रासंगिकता बहुत व्यापक है। सूचना के इस युग में जहां हम हर दिन जटिल मशीनों, चाहे वो आसमान चीरता हुआ कोई जेट हो या सड़क पर दौड़ती हुई इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करते हैं, ये समझना क्रिटिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वे चीजें बनती कैसे हैं। यह हमें दिखाता है कि कोई भी बेहतरीन उत्पाद संयोग से या अंदाजे से नहीं बनता। एकदम सही। इसके पीछे वैज्ञानिक और तार्किक डिजिटल परीक्षणों की एक बहुत गहरी और व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ये नजरिया वाकई सोचने का दायरा बढ़ा देता है। स्रोत सामग्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इंजीनियरिंग में अब परीक्षण और त्रुटि, जिसे हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। और इसी के साथ हम इस गहन विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। ये एक बहुत ही शानदार चर्चा रही। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले सिमुलेशन और टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन की इस अद्भुत दुनिया को देखते हुए एक विचार मन में आता है, जिस पर श्रोताओं के लिए भी विचार करना दिलचस्प होगा। वो क्या? जब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर ही तनाव, तापमान, हवा के बहाव और यहां तक कि मटेरियल के सबसे सूक्ष्म व्यवहार का इतनी पूर्ण सटीकता से सिमुलेशन कर सकता है, तो क्या भविष्य में फैक्ट्रियों में फिजिकल प्रोटोटाइप
या भौतिक मॉडल बनाने की आवश्यकता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या दुनिया उस युग की ओर बढ़ रही है जहां पहली बार बनने वाली वास्तविक वस्तु ही सीधा फाइनल कस्टमर रेडी और परफेक्ट प्रोडक्ट होगी और परीक्षण के लिए कुछ भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत बस इतिहास बन जाएगी? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।